हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर वीडियो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट में आया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कैग। अब हम बात करते हैं आखिर ये चर्चा में क्यों है। दिल्ली सरकार को आबकारी नीति 2021-22 के कारण 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ। कैग की रिपोर्ट के अनुसार इसका कारण खराब क्रियान्वयन और कमजोर नीति थी। इसे द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और काफ़ी सारे हिंदी न्यूज़पेपर ने भी कवर किया था। अब हम बात करते हैं कैग और महालेखा यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा आखिर होता क्या है। भारत के वर्तमान कैग गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। आर्टिकल 148 के तहत भारत का कैग भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। इसका कार्य सार्वजनिक निधि की सुरक्षा और साथ साथ केंद्र और राज्य दोनों जगह वित्तीय प्रणाली की देखभाल करना है। यह वित्तीय प्रशासन में संविधान और संसदीय कानूनों को कायम रखते हैं, यानी कि जो प्रावधान संविधान में होंगे उनको भी करते हैं और जो कानूनी रूप से होंगे उनको भी करते हैं। कैग भी भारतीय लोकतंत्र प्रणाली का प्रमुख स्तंभ है। जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया एंड आयोग हो गया, तो उसी तरह कैग भी लोकतंत्र प्रणाली का एक प्रमुख स्तंभ है। कैग के कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 के द्वारा शासित होती है और जो अधिनियम 1971 है उसमें अब तक 3 बार संविधान संशोधन में 1976, 1984 और 1987 में। अब हम बात करते हैं कैग के नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में। कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं एक वारंट के आधार पर, जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी होंगे और मुहर भी होगी। कैग 6 साल या 65 साल तक जो भी पहले हो पद पर कार्य करता है। संविधान की रक्षा और बिना डरे निष्पक्ष रूप से कर्तव्य पालन की शपथ कैग लेता है। कैग उसी विधि से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जाते हैं, यानी कि असमर्थता और कदाचार साबित होने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा बहुमत पारित होने पर। कैग द्वारा राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर इसका पद रिक्त हो सकता है। अब हम बात करते हैं कैग की स्वतंत्रताओं की। कैग केवल राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, ना कि विवेकाधीन शक्ति से। मतलब जैसे जो कैग है उसको राष्ट्रपति अपनी मन की इच्छा या फिर अपने विवेक के आधार पर नहीं हटा सकता है। जैसे हमको पता है कि जैसे असमर्थता या फिर जब कदाचार साबित हो जाएगा, असमर्थता जैसे अगर वो बीमार हो गए या फिर किसी दिन नहीं आ पाई तो उस टाइम पे या फिर बहुत ज़्यादा आनाकानी करते हैं आने में, या ठीक से अपना काम नहीं करते हैं या फिर कुछ गलत तरीके से काम किया हो, तो उस आधार पर अगर वो बहुमत पारित कर दे तो तब कैग केवल राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। पद त्यागने के बाद केंद्रीय या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी कि ना सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम कर सकते हैं फिर, और ना ही स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। क्योंकि इससे उनकी स्वतंत्रता प्रभावित होगी अगर वो काम करेंगे तो। वेतन संसद निर्धारित करती है, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होती है। कैग के परामर्श से राष्ट्रपति कैग कर्मचारियों के लिए सेवा शर्त और प्रशासनिक शक्तियां निर्धारित करता है और कैग के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि भारत की संचित निधि पर भारित होता है। संसद में कोई भी मंत्री कैग के कार्यों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, क्योंकि अगर लेगा तो फिर उससे कैग की स्वतंत्रता प्रभावित होगी और वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा और दबाव में आकर के ठीक से डिसीजंस भी नहीं ले पाएगा। अब हम बात करते हैं कैग के कर्तव्यों की। भारत की संचित निधि से व्यय संबंधी खातों का लेखा परीक्षण करना, सरकारी निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार द्वारा वित्त पोषित निकायों का लेखा परीक्षण करना, करों और शुल्कों की शुद्ध आय पर प्रमाण पत्र देना, लोन, अग्रिम और सस्पेंस खातों से संबंधित लेन देन ऑडिट करना, ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपना। राष्ट्रपति इसे फिर संसद के समक्ष रखते हैं और लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है। जैसे कैग की रिपोर्ट हो गई, इन्होंने राष्ट्रपति को सौंपी, राष्ट्रपति से संसद के समक्ष रखेंगे, फिर यहाँ पर एक समिति बैठती है लोक लेखा समिति, वो इसकी जांच करेगी कि इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, या फिर अगर इसमें कुछ हटाना या बढ़ाना या घटाना या फिर जो भी चीज़ होगी उसको लोक लेखा समिति देखेगी। अब हम बात करते हैं कैग की भूमिका की। कैग संसद के एजेंट के रूप में काम करता है। ये सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक वित्त का प्रयोग कानूनी तथा कुशलतापूर्वक रूप से किया जाना चाहिए। करदाताओं के धन की सुरक्षा के लिए कैग जिम्मेदार होता है। जो मतलब टैक्स देते हैं तो उनका धन कहाँ जा रहा है, कहीं उस पर करप्शन तो नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें कौन देखता है? कैग। सरकारी व्यय की बुद्धिमत्ता, विश्वसनीयता और मितव्ययिता का आकलन कर सकता है। जैसे कई बार क्या होता है, कोई स्कीम निकाली या कोई प्रोजेक्ट निकाला गवर्नमेंट ने, तो उसमें क्या करते हैं कि अगर उसमें फॉर एग्जांपल 3000 करोड़ रुपए खर्च होने थे और उस पर हो गए 5000 करोड़ रुपए,
तो वहाँ पर इस चीज़ की निगरानी भी कौन रखता है? कैग। अपव्यय और फिजूल खर्च पर टिप्पणी कर सकता है। भारत में कैग धन जारी पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह केवल महालेखक परीक्षक की भूमिका निभा सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रिटेन में कैग नियंत्रक के रूप में भी काम करता है। अब हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो आर्टिकल 148 में कैग की नियुक्ति शपथ और सेवा शर्तों से संबंधित है। आर्टिकल 149 इसमें कैग के कर्तव्य और शक्तियां दी गई है। आर्टिकल 150 संघ और राज्य खातों को कैग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित प्रारूप में रखा जाएगा। आर्टिकल 151 संघीय लेखाओं में कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखेंगे और राज्य की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाएगी और राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी। यानी कि काम करेगा कैग, वो चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट में करेगा चाहे तो स्टेट में करेगा, लेकिन दोनों जगहों का करेगा कैग। यहाँ पे सेंटर में क्या होता है, पहले कैग ने यहाँ पे राष्ट्रपति को दी, राष्ट्रपति ने संसद में रखी, फिर वहाँ पे लोक लेखा समिति जांच करती है। वैसे स्टेट में कैग ने यहाँ पे दी राज्यपाल को, राज्यपाल ने रखी विधानमंडल के सामने। आर्टिकल 279 कैग सुदागम की गणना को प्रमाणित करता है और इसका प्रमाण पत्र अंतिम होता है। इसके बाद कोई भी उस पर अपना डिसीजन नहीं रख सकता है। तीसरी अनुसूची के तहत जो कैग की पद ग्रहण करने पर ली जाने वाली शपथ है उसका प्रावधान है। अब हम बात करते हैं कैग और लोकतंत्र में क्या संबंध है। कैग सार्वजनिक धन में सरकार को करदाताओं के धन के दुरुपयोग करने से रोकता है और नागरिकों के हितों में शासन को बढ़ावा देता है। यानी कि साफ सीधी बात में कहें तो भ्रष्टाचार को रोकने में कैग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्षमता निर्माण और मार्गदर्शन से पंचायती राज और स्थानीय निकायों को सहायता देता है। कार्यपालिका की वित्तीय गतिविधियां कानूनी मंशा के अनुरूप हो और शक्ति संतुलन बनाने का कैग प्रयास करता है। नागरिकों को केंद्र में रखकर कैग सुनिश्चित करता है कि सरकारी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन लोगों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करे। अगर सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का कोई प्रोजेक्ट निकाला विनिर्माण क्षेत्र में और उन्होंने उसमें 10,000 करोड़ लगा दिए, तो वहाँ पे कैग उसकी आलोचना करेगा या फिर उस पर अपनी राय रख सकता है या क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपने ये ऐसा क्यों किया। अब हम बात करते हैं कैग के द्वारा उजागर किए गए घोटाले। 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला, कोयला खादान आवंटन घोटाला, चारा घोटाला और अभी एक और नया घोटाला इसमें शामिल हो गया है, आबकारी नीति से संबंधित घोटाला, जो कि दिल्ली सरकार था। 2021-22 में एक नीति लाई थी दिल्ली सरकार, तो उसमें 2,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। अब हम बात करते हैं कैग की आलोचनाएं कहाँ कहाँ पे होती है। सरकारी व्यय में निगरानी और पारदर्शिता में कमी देखने को मिल रही है। कई प्रकार के दबाव और स्वतंत्रता की कमी के कारण यहाँ पर निगरानी और पारदर्शिता में कमी देखने को मिल रही है। सक्रिय वित्तीय निगरानी में सीमित योगदान हो रहा है। बजट जारी करने से पहले लेखा परीक्षा में कैग की कोई भूमिका नहीं होती है और कर्मचारियों की संख्या में कमी के कारण ऑडिट करने की क्षमता प्रभावित होती है, जिससे पारदर्शिता में भी कमी आती है। अब नॉर्मल सी चीज़ है, कोई काम 10 लोग कर सकते हैं, वहाँ पर 5 लोग काम करेंगे तो वहाँ पर प्रभावित होगी वो चीज़। कैग की दस्तावेज और संसद में प्रस्तुत करने में अक्सर देरी होती है, जिससे जवाबदेही में भी बाधा उत्पन्न होती है। इसमें सुधार की आवश्यकता कहाँ पर है? जवाबदेहिता में सुधार के लिए 1971 का जो कैग अधिनियम है उसमें संशोधन करना चाहिए। कॉलेजियम से कैग का गठन होना चाहिए, जिसमें राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता को शामिल होना चाहिए। कैग कर्मचारियों को प्रशिक्षण से इनकी क्षमता विकसित करनी चाहिए और रचनात्मक सुधार के लिए संस्थाओं की चिंताओं के साथ एक फीडबैक तंत्र भी होना चाहिए, ताकि लोग अपने सुझाव वहाँ पे रख सकें कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान हो रहा है तो आपको, और हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्या अच्छा उसमें, और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा, और क्या चीज़ की अभी इसमें कमी है, तो उस चीज़ के लिए एक फीडबैक तंत्र भी होना चाहिए। थैंक्स टू वॉचिंग।